नमस्कार दोस्तों, बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, इसके अलावा जो आम लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये कौन सा विषय है? यह है जीएसटी में आए सुधार। लोगों का मानना है कि इससे क्या हो रहा है कि जो आम लोगों के द्वारा जो डेली उपयोग या दैनिक जो उपयोग में जो वस्तुएं हैं उसके रेट कम हो रहे हैं, गाड़ियों के रेट कम हो रहे हैं और ओवरऑल किसको क्या बेनिफिट हो रहा है, एक कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हो रहा है, सरकार को क्या घाटा होगा, कितना रेवेन्यू सरकार का लॉस होगा, क्या है जीएसटी, जीएसटी रिफॉर्म्स क्या कहलाते हैं, जीएसटी काउंसिल क्या कहलाती है। सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चर्चा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हर एक एलिमेंट को कवर करेगी, हर एक सेगमेंट को कवर करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं जीएसटी 2.0 की। अगर हम बात करें जीएसटी, जिसे कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अर्थात ऐसा कर जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी पर लगता है। अब अगर हम बात करें टैक्स क्या होता है, टैक्स तो आपको पता है कि टैक्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो आप सरकार को अदा करते हैं अपनी आय से, जिससे सरकार जो सामाजिक कार्य है उसमें पैसों को खर्च करती है। लेकिन अगर हम बात करें उस जो टैक्स होता है उसमें अगर हम बात करें, दो तरह के टैक्स देखने को मिलते हैं जनरली। अगर आप देखेंगे कौन कौन से टैक्स, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, आम भाषा में समझिए तो जो सीधी आपकी आय पर लगता है। सपोज करिए आपकी आय इनकम 1 लाख रुपए महीना है ना, एग्जाम्पल के लिए, और सरकार कहती है कि 10% इनकम पे टैक्स लगेगा, तो आपकी 10,000 रुपये इनकम टैक्स हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स होगा जो कंपनियों की आय पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या मतलब, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से लगाया जाता है। आप किसी टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट को उठाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे इंक्लूडेड ऑल टैक्स लिखा रहता है प्राइस पे। तो उसमें ये जो टैक्स होता है वो छिपा हुआ होता है, उसकी कीमत में ही छिपा हुआ होता है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन टैक्स देता है भारत में, तो भारत में सभी लोग टैक्स देते हैं। या तो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देते हैं। अब इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है मैंने आपको बताया गुड्स और सर्विसेज में लगता है। अगर हम बात करें गुड्स, जैसे कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं, कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई टीवी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सरकार आपसे पैसा लेती है गुड्स में। सर्विसेज में आप होटल जा रहे हैं या कोई भी सर्विसेज का उपयोग आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सरकार आपसे चार्जेस लेती है। तो गुड्स एंड सर्विस में टैक्स लगता है। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, कई स्टेज पर लगता था, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस एंड बर्डन था इनडायरेक्ट टैक्स को लेके, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी सरकार को नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार ने क्या किया कि 2016 में सरकार एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, गुड्स एंड सर्विस अमेंडमेंट एक्ट, या बिल लेके आई, उसको बाद में एक्ट बना और ये 2017 से 1 जुलाई 2017 से आई थिंक ये इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सरकार ने क्या किया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंक्लूड किया, सभी को एक बॉक्स बनाए, एक टोकरी बनाई। उस टोकरी में सरकार ने चार रेट्स रखे हैं। अगर हम बात करें 5% है, 12% है, 18% है और 24% है, 28% है, सॉरी। तो ये चार सरकार ने सेगमेंट रखे। इसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा मुद्दे उठे पार्लियामेंट में हर जगह। तो अब इसके लिए एक कमेटी, इसके लिए जो बैठक होती है जीएसटी को लेके, तो अलग अलग जगह जो जीएसटी में जो बैठकें होंगी जिसमें अलग अलग रिफॉर्म्स होंगे, उसके लिए जीएसटी काउंसिल को भी बनाया गया। तो ये सारे जो प्रोविजन, वो सारी हम बातें भी देखेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उनमें ये बदलाव हुआ है कि जो 4 स्लैब थे, इन 4 स्लैब्स में 2 स्लैब को हटा दिया गया है, अब सिर्फ 2 स्लैब हैं। तो काफ़ी ईज़ी हो गया है समझना जीएसटी को खास तौर पे। और उन मुद्दों को हम अभी देखते हैं कि किसके सब्जेक्ट पे जो टैक्स हुए कम हुए हैं, जीएसटी के जो रेट्स कहाँ-कहाँ पे कम हुए हैं, सबसे पहले उनको जान लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हुआ है भी समझेंगे, मेंस के एस्पेक्ट से भी उसे देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले किन-किन वस्तुओं पर क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या देखने को मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ, अब देखिए सिंप्लीफाइड स्लैब, तो स्लैब को सिंप्लीफाई किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्लैब्स हैं, 10% एक स्लैब बना दी गई है, साथ ही एक दूसरी स्लैब कौन सी है, 18% की स्लैब दूसरी है यहाँ पर। ठीक है, एक 10% की स्लैब है, दूसरी 18% की स्लैब आपको देखने को मिलती है। हालांकि 40% की भी एक हिडन स्लैब है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। अगर हम बात करें जो 10% की जो स्लैब है, जो भी एसेंशियल गुड्स होते हैं आपके, जो भी आप डेली यूज करते हैं, है ना, वो सारे जो गुड्स हैं उनके चाहे उससे 10% के जो स्लैब्स है उसमें डाल दिया गया है। और कुछ वस्तुएं 5% में थी उस स्लैब में, उसको हटा दिया गया, नील कर दिया गया उनमें। तो जो अगर आप देखें 18% में जो डेली यूज की जो वस्तुएं थी उनको मैक्सिमम को 10% के स्लैब में डाल दिया गया है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें 18% के जो 28% वाला जो स्लैब था उसको हटा के ऐसी वस्तुओं को 18% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो सिन गुड्स है, लग्जरी आइटम है, तंबाकू जैसे जो आइटम है, उनमें 40% के आसपास टैक्स यहाँ पे कर दिया गया है।
अब इनमें वस्तुओं के आधार पर हम इनको देखते हैं, ये तो आपने रेट देख लिया, लेकिन अगर हम इसे देखें कि किस किस आइटम पर कितना कितना जो दर है उसको कम किया गया है, तो आप देखेंगे कुछ आइटम्स अगर आप देखेंगे, जैसे डेली यूज़ के बारे में मैंने आपसे बात की, तो डेली यूज़ में आप देखोगे तो डेली यूज़ में जो हेयर ऑयल है, हाँ, जो हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टॉयलेट सॉप है, तो 18% से इसको 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। वहीं आप देखोगे जो बटर है, घी है, चीज़ है, डेयरी स्प्रेड है, इसको 12 से 5% में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा प्री पैकेज जो नमकीन आती हैं, भुजिया आती है, आलू भुजिया या जो भी आप खाते हैं, उनको 12% से 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। साथ ही यूटेंसिल्स वाले जो आइटम्स है उसको भी 5% में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें फीडिंग बॉटल्स है, नैपकिन्स है, बेबीज जो क्लिनिकल डायपर्स हैं, इनको भी 12 से 5% वाले स्लैब में किया गया है। साथ ही अगर आप देखोगे जो शेविंग जो मशीन्स होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं, इसको भी 12 से 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। तो ये वो आइटम है जो आप डेली यूज करते हैं, जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलीफ इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या रिलीफ किए गए, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में, जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें अगर आप देखोगे कि इस टाइम पे बहुत ऐड आते हैं, पॉलिसी बाजार, वेरियस जो हेल्थ इंश्योरेंस जो एडवाइजर जो कंपनी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके, तो यहाँ पे आप देखोगे जो इंडिविजुअल्स और हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है, उसे 18% से नील कर दिया गया है। साथ ही अगर आप देखो थर्मोमीटर, जिसे 18 से 5% में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो मेडिकल ग्रेड्स ऑक्सीजन है, इनको भी 12 से 5% में किया गया है। इसके अलावा ऑल डायग्नोस्टिक किट्स, अगेन ये 12 से 5% में कर दिया गया है। साथ ही अगर आप देखोगे ग्लूकोमीटर टेस्ट, इस तरह से अगर आप देखो जो मेडिकल आइटम है, उनको भी मैक्सिमम 18-12% की स्लैब से 5% में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इंडिविजुअल जो हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें नील कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसके अलावा एजुकेशन में अगर आप बात करें, इस सेगमेंट में आप देखेंगे तो जो मैप्स है, चार्ट्स है, ग्लोब्स है, इनको 12 से 5% में शिफ्ट किया गया। वहीं पेंसिल शार्पनेस, इसे 12% से नील कर दिया गया। इसके अलावा जो एक्सरसाइज बुक्स हैं, नोट बुक्स होती हैं, इरेजर होते हैं, इन पर जो टैक्स लगता था, उन सभी को नील कर दिया गया था, जीरो कर दिया गया है। ये बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत का जो की सेक्टर है, एक एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है। फार्मिंग सेक्टर में जो जो चीज़ें उपयोग होती हैं, चाहे ट्रैक्टर्स की बात करें, चाहे टायर्स की बात करें, चाहे पार्ट्स की बात करें, उन्हें 18% से 8% के स्लैब में डाल दिया गया है। साथ ही जो ट्रैक्टर्स हैं, उसमें भी जो 12% से 5% में से शामिल किया गया है। स्पेसिफाइड जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनको भी 12 से 5% में किया गया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स, इनको भी 12 से 5% में शिफ्ट किया गया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स, सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर की जो सेगमेंट जिनमें 12%, 18% टैक्स रेट थी जीएसटी में, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे हर सेक्टर के द्वारा विरोध देखने को मिल रहा था, किसानों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा भी एक आंतरिक विरोध था। वह यहाँ पे आप देखो किस तरह से लोग हाई टैक्स स्लैब से लो टैक्स स्लैब में इनको शिफ्ट किया गया है। आगे हम देखें एटॉमिक ऑटोमोबाइल्स एंड मेड अफोर्डेबल, तो ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है कि गाड़ियों पर अगर आप देखेंगे जो 28% का स्लैब था, उन्हें 18% में शिफ्ट किया गया है। अब उनमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देखो जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड्स हैं, एलपीजी कनेक्शन एलपीजी हैं, सीएनजी कार हैं। अब इनमें अगर आप देखोगे जो नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी, तो 1200 सीसी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 4000 mm से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऐसी गाड़ी पर 28% से जाके 18% स्लैब कर दिया गया है। लेकिन अगर जो एसयूवीज व्हीकल हैं, जो उन पर अगर आप देखोगे तो उन पर 40% के आसपास स्लैब्स में रखा गया है उन्हें। डीजल हाइब्रिड कार्स होती हैं, वो जो 1500 सीसी एंड 4000 है, उन्हें भी 28 से 18% में शिफ्ट किया गया है। थ्री व्हीलर्स व्हीकल्स होते हैं, जो ऑटो होते हैं, उनको भी 28 से 18% में शिफ्ट किया गया है। मोटर बाइसिकल या 300 सीसी के आसपास की जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको भी 28 से 18% में स्विच किया गया है। मोटर व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट गुड्स 28 से 18% में किया गया है। तो जीएसटी दर में जो सरकार एक दिवाली का तोहफा लेके आई है, उसमें हर एक सेक्टर को लाभ देखने को मिला है। एग्रीकल्चर चाहे देखें, ऑटोमोबाइल देखें, एजुकेशन देखें, सर्विस सेक्टर देखें, हर एक सेक्टर को बेनिफिट मिला है। ऑटोमोबाइल्स में आप देखेंगे कि जो 28% जो गाड़ियों पर टैक्स लगता था, उन्हें लगभग 18% के आसपास कर दिया गया है। फार्मिंग में देखेंगे आप, चाहे पेस्टिसाइड देखें, ट्रैक्टर्स देखें, इनमें जो स्लैब्स रेट जो ज़्यादा थी, उनको सरकार ने कम किया है। इसके अलावा जो अगर आप देखें एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप देखें हेल्थ केयर में देखें, तो वहाँ पे भी टैक्स स्लैब कम हुए हैं। तो ये बेनिफिट यहाँ पे सभी को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आगे हम देखें, अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंस है, एयर कंडीशन है, टेलीविजन है, इसके अलावा मॉनिटर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी में 28% से इनको 18% के ब्रैकेट में रख दिया गया है। ठीक है।
अब ये तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो जो अगर हम ओवरऑल हमने देखा कि अलग अलग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स देखने को मिले, एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर, एसेंशियल्स है, कंज्यूमर गुड्स है, जिनमें आपको देखने को मिला। साथ ही जो क्रिटिकल सेक्टर्स थे, मतलब अगर आप देखें जो एसेंशियल सेक्टर थे, अगर हम उनमें तो आपको देखने को मिला ही, साथ ही साथ जो क्रिटिकल सेक्टर थे, हॉस्पिटैलिटी थी, टेलीकॉम था, कंस्ट्रक्शन था, लॉजिस्टिक्स थे, इनमें भी लोअर टैक्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कंपोजिशन स्कीम को एक्सटेंड किया गया है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, लेबर इंटेंसिव जो गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट है, लेदर, मार्बल, इनमें भी 5% वाले ब्रैकेट में इनको रखा गया है। तो हर एक सेक्टर को ये कहीं ना कहीं जो जीएसटी रिफॉर्म्स है 2.0 है, ये बेनिफिट पहुंचा रहा है। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? एक तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही थी, स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स था, 0, 5, 12, 18, 28, कि कभी कभी एसेंशियल गुड्स भी 28% में, 18% में हो गई थी। तो इससे बहुत कहते हैं ना कि एक नेग्लिजेंस देखने को मिल रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे। लोग जीएसटी से बचना चाह रहे थे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाह रहे थे, वो उनके लिए भी बहुत आसानी हो गई है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे प्रमोट होगा, फास्टर रिफंड्स आएंगे, जो जीएसटी से रिलेटेड रिफंड्स हैं, डिजिटल कंप्लायंस भी बढ़ेंगे, कॉम्पिटेटिवनेस भी अच्छी बढ़ेगी, रिड्यूस होगा लिटिगेशन, जो लोग लिटिगेशन की जो प्रोसेस में जा रहे थे वो रिड्यूस हो जाएगा, इससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वस्तुओं के जब रेट कम होते हैं तो मार्केट में जो सामान है वह ज़्यादा हो जाता है। मार्केट में सामान ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा, कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी। तो ये सारा जो बेनिफिट है जीएसटी 2.0 से देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में से ग्लोबल जो प्रैक्टिस चल रहे हैं उससे भी सीखने का प्रयास किया जाए। सिंगापुर में अगर आप देखोगे, सिंगापुर में सिंगल रेट सिस्टम है, डिजिटल फर्स्ट या क्विक रिफंड्स की बात होती है, तो सरकार ने प्रयास किया कि जीएसटी में इस तरह के रिफॉर्म्स होते ये जो प्रोसेस है उसमें इंक्लूड की जाए। फिर 2 रेट्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। तो 2 रेट्स को सरकार ने देखा, साथ ही एग्जाम्पन्स मिलते हैं एसेंशियल आइटम्स में, वो सरकार ने भी प्रयास किया कि ऐसे जो एसेंशियल्स आइटम्स है उनको जीएसटी के जो स्लैब्स हैं उनसे बाहर किया जाए। यू में अगर आप देखोगे तो हार्मोनाइज वैट बॉन्ड्स देखने को मिलता है, पैन यू कंप्लायंस देखने को मिलते हैं, यूके में मिनिमल स्लैब्स देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड में। तो हर एक जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनमें आप देखोगे तो जो स्लैब्स हैं, खासतौर पे गुड्स एंड सर्विसेज के जो टैक्स है उसको लेके 2 स्लैब ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उनमें भी जो एसेंशियल्स आइटम है उनको उससे बाहर रखा जाता है। वही सरकार ने यहाँ भी प्रयास किया है ऐसा करने का। इसके अलावा भारत में वेरियस जो कमेटीज हैं उन्होंने भी रिकमेंड किया था सरकार की, अगर क्या 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह की जो अध्यक्षता में बनी थी, उसने रिकमेंड किया था कि स्लैब्स को सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, और फिजिकल ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता है राज्यों को, क्योंकि राज्यों की जो निर्भरता थी केंद्र के प्रति वह बढ़ गई थी। क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो यहाँ पे जहाँ पे ओरिजिन हो रहा था उसको कम बेनिफिट हो रहा था, डेस्टिनेशन वाले को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। तो सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन एक स्कीम, कंपोजिशन स्कीम भी लेके आई थी, लेकिन जो स्टेट की ऑटोनॉमी थी इससे कम हो गई थी। साथ ही फिनेंस कमीशन ने कहा कि जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी फिनेंस उसने भी रिकमेंड किया कि फास्टर रिफंड्स की जो प्रोसेस है वह तेज होनी चाहिए, साथ ही डिजिटल डाटाबेस कलेक्ट किया जाना चाहिए, साथ ही इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल और सीबीआईसी ने भी एक रिकमेंडेशन दी थी, स्टेक होल्डर जो रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, साथ ही एमएसएमई को इंक्लूड किया जाना चाहिए। नीति आयोग की भी रिकमेंडेशन है कि सेक्टर इम्पैक्ट स्टडीज एंड ग्रेजुअल शिफ्ट टू फ्यूअर स्लैब। तो नीति आयोग ने भी ये रिकमेंड किया था कि जो स्लैब्स हैं इनको कम किए जाने की आवश्यकता है, और कम जो इसेंशियल आइटम है उनको या तो इसेंशियल आइटम को जीएसटी के स्लैब से बाहर किया जाए, या तो 5% का जो स्लैब है उसमें रखा जाए। ये सरकार का यहाँ पे प्रयास था। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली है। यहाँ पर बात करेंगे वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में अगर हम आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि जो अचीवमेंट्स और क्या रहे हैं 2024-25 का। अगर हम डाटा देखें जीएसटी का, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 0.6 से 0.7% जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसमें असर देखने को मिलने वाला है जीएसटी 2.0 में जो रिफॉर्म्स आए हैं उसको लेके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो जीएसटी का जो कलेक्शन था 2024-25 में वो 22 लाख करोड़ के आसपास था, 22.08 लाख करोड़ के आसपास जो हाईएस्ट था। अब ये कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि सरकार 28% से जब 18% के स्लैब में जाएगी तो 10% का जो घाटा है वह सरकार को देखने को मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रोथ एनुअल ईयर ऑन ईयर 9.4% के आसपास जीएसटी की हो रही थी, वो यहाँ पे आप देखोगे अभी थोड़ा सा कम देखने को मिल सकती है। एवरेज जो मंथली कलेक्शन था सरकार का लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, और ये जीडीपी में 1.5 से 2% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा था जीएसटी से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर 0.25 के आसपास कम हो जाता है तो लगभग अब जो ग्रोथ रेट है प्रोबेबली शायद 1% के आसपास कुछ महीनों के लिए देखने को मिले। तो ये अचीवमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिली।
कि हमने क्या अचीव किया और क्या चीज़ें चैलेंज निकल के सामने आ सकते हैं। सरकार का रेवेन्यू घटेगा, सरकार का रेवेन्यू घटेगा तो सरकार जो सोशल सेक्टर में जो पैसा खर्चा करती है, एजुकेशन है, हेल्थ है या डिफेंस है, उसमें सरकार के पास कम पैसा आएगा। लेकिन इससे ओवरऑल बेनिफिट ये होगा कि मार्केट में जो एक्टिविटीज़ है वह ज़्यादा बढ़ेंगी, कंज्यूमर ज़्यादा उपयोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो बेनिफिट होने वाला है वो सरकार के घाटे से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे सरकार को मिलने वाला है या मार्केट को मिलने वाला है। अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो क्या चीज़ें और की जा सकती हैं। ट्रांजिशन स्मूथली टू टू स्लैब मिनिमल एग्जम्पशन, तो जो वस्तुएं हैं उन्हें जल्द से जल्द इसकी जो प्रोसेस है उसको इम्प्लाई करने की जरूरत, इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। साथ ही अडॉप्ट ग्लोबल डिजिटल प्रैक्टिस, ई फीलिंग जैसी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, रियल टाइम इन्वॉइसिंग होती है जो ग्लोबली चलती हैं, उन्हें भारत में भी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। साथ ही स्ट्रेंथन रिफंड्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर एक्सपोर्ट एंड एमएसएमईज। इसके अलावा मॉनिटर सेक्टोरल इम्पैक्ट कंटिन्यूसली, तो जो सेक्टोरल जो इम्पैक्ट हो रहा है हर एक जो सेगमेंट है उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। साथ ही देखा जाना चाहिए कि जो स्लैब्स हैं वो सच में जस्टिफाई कर रही हैं, लोगों को सच में उससे लाभ मिल पा रहा है, यह भी देखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से बहुत सारे वे फॉरवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। इसके अलावा लास्ट में हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 246A के बारे में बात होती है। 246 आर्टिकल क्या कहता है, स्पेशल पावर टू मेक लॉज ऑन जीएसटी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर एक स्पेशल पावर मिलती है 246A में, जहाँ पे राज्य या सरकार को यह अधिकार मिलता है वो कर संबंधी जो कानून है उसका निर्धारण कर सकती है। आर्टिकल 269A लेवी कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो जीएसटी का जो कलेक्शन है खासतौर पर आईजीएसटी के संबंध में आर्टिकल 269A देखने को मिलता है। 279A जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। तो जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जहाँ पे फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा जो राज्य के स्टेट के फिनेंस मिनिस्टर्स भी होते हैं और उनकी बैठक होती है और बैठक में बहुमत के आधार पर डिसीजंस को लिया जाता है। ये जीएसटी के संबंध में कार्य करते हैं। साथ ही जीएसटी अपीलेट जो अथॉरिटी है उसकी स्टैब्लिश करने की बात होगी कि जीएसटी संबंधित जो विवाद है इनका जल्द से जल्द निपटारा हो, इसके संबंध में ये अथॉरिटी काम करेगी। इसके अलावा आर्टिकल 366 भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये पीपीटी आप बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 279 के बारे में देखें तो जीएसटी का जो कंपनसेशन फंड है उसके बारे में बात किया जाता है कि स्टेट को जो लॉस हो रहा था जीएसटी के आने के बाद उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, उसके संबंध में सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन फंड बनाया था और राज्यों को वहाँ पे लाभ हो, राज्यों का जो घाटा वो कम हो, इसका ध्यान सरकार ने इस फंड के माध्यम से रखा था। 368 आर्टिकल का भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 किया गया और 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया वो कैसे किया गया, आर्टिकल 368 का यूज करके। इसलिए 368 के आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये संविधान के संशोधन के संबंध में जाना जाता है। एंट्री 84 यहाँ पे यूनियन लिस्ट के बारे में बात करता है। साथ ही एंट्री जो 54 है वो स्टेट लिस्ट के बारे में बात करती है और टैक्स से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी, ये सारा जो चर्चा था हमने देखा। तो जो 56 जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है वो आम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीएसटी में सरकार ने जो रिफॉर्म्स लाए हैं उसको लेके मेंस में भी क्वेश्चंस बने हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बने हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो पीवाईक्यूज बने हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी सेगमेंट से भी। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।